हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 1 to 5 के लिए ईवीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सेट नंबर है 21। इससे पहले ऑलरेडी हमने 20 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो कंटेंट तैयार किया गया है ये बिहार विद्यालय के पर्यावरण एवं हम जो कि कक्षा तीसरी से लेकर 5वीं तक चलती है तथा विज्ञान जो कि कक्षा छठी से लेकर के 8वीं तक चलती है उस किताब से ये कंटेंट तैयार किया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, दूसरे समूह के दांत जो दूध के दांतों के स्थान ले लेते हैं क्या कहलाते हैं। बताना है, दूसरे समूह के दांत जो दूध के दांतों के स्थान ले लेते हैं क्या कहलाते हैं। अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, दूध के दांत या फिर एक से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका अस्थायी दांत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरे समूह के दांत जो दूध के दांतों का स्थान ले लेते हैं उसे अस्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, और अस्थायी दांतों की संख्या कुल कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक भिखारी ने सर्द रात में अपने आप को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया, क्यों? इससे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली। क्या रीजन है कि उसे उसको खुद को गर्म रखने में मदद मिली होगी। ऑप्शन है, समाचार पत्र की परतों के बीच घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती हैं, या फिर अखबार की परतों के बीच फंसी हवा जो कि ऊष्मा के कुचालक होती हैं, या फिर समाचार पत्र गर्मी का एक कंडक्टर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र की परतों के बीच घर्षण से, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इधर है, अखबार की परतों के बीच फंसी हवा जो कि ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, अखबार के परतों के बीच क्या होती है, हवा फंस जाती है, और हवा क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है जो कि अंदर का ऊष्मा अंदर ही रह जाता है और बाहर का बाहर ही रह जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सोनू और रिया ने अपने शरीर का तापमान मापा। सोनू ने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और रिया ने 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, सोनू के शरीर का तापमान रिया से अधिक है, या फिर सोनू के शरीर का तापमान रिया से कम है, या फिर दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस दोनों क्या है, एक ही है, दोनों का तापमान समान ही है। अगर सेल्सियस में कहा जाए तो 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 98.6 डिग्री। ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा कि दोनों शरीर का तापमान क्या है, सामान्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, रेशा क्या है, जंतुओं से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, या जल से प्राप्त होता है, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, रेशा जंतुओं से प्राप्त हो सकता है और पौधों से भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, रेशम कहाँ से प्राप्त होता है। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, लामा से, याक से, भेड़ से, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, तो रेशम प्राप्त होता है कोकून से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, जिससे कैटल जो कि कैटरपिलर से बनता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला प्राणी है। बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला प्राणी है। भेड़, अंगोरा बकरी, ऊँट, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे, भेड़, अंगोरा बकरी और ऊँट ये सभी ऊन देने वाले प्राणी हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला प्राणी नहीं है। बकरी, आक, भेड़, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे, बकरी से भी ऊन मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो लामा बकरी होती हैं, याक से भी मिल जाएगा, भेड़ से भी मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब माफ़ कीजिएगा, प्राणी नहीं है। हाँ ठीक है, प्राणी नहीं है पूछा है तो ई हो जाएगा, अगर प्राणी है तो डी हो जाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, याक की ऊन कहाँ आम है। आम मतलब नॉर्मली कहाँ मिलता है। याक की जो ऊन है वो कहाँ पे नॉर्मली मिल जाता है, आम मिलना आम बात है, वो इस तरह का सवाल पूछ रहा है। भारत में, अमेरिका में, तिब्बत में, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में आग की ऊन मिलना आम बात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पश्मीना शॉल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला जानवर उपयुक्त है। बकरी, अंगोरा बकरी,
या फिर लामा। बताना है कि पश्मीना शॉल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला जानवर उपयुक्त है? बकरी, अंगोरा बकरी या फिर लामा। तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल है कि भेड़ क्या है? भेड़ क्या है? शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भेड़ क्या है? शाकाहारी है। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल है कि भारतीय भेड़ की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल होजरी के लिए उपयुक्त है? बताना है कि भारतीय भेड़ की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल होजरी के लिए उपयुक्त है? पटनवाड़ी, मरवाड़ी, नाली या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारतीय भेड़ निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल होजरी के लिए उपयुक्त है? तो ये है पटनवाड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, पटनवाड़ी नस्ल होजरी के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला सवाल है स्वेटर के लिए निम्नलिखित में से किस रेशे से ऊन बनाई जाती है? छोटे फाइबर से, लंबे फाइबर से या फिर घुंघरेले फाइबर से। तो याद रखना है लंबे फाइबर से बनाए जाते हैं ये। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण के लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है? सवाल है निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण के लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है? चमड़े की जैकेट, रेशम की साड़ी, ऊनी शॉल, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि किस वस्तु के निर्माण के लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है। तो चमड़े की जैकेट, रेशम की साड़ी या फिर ऊनी शॉल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊनी शॉल, है ना। ऊनी शॉल के लिए किसी भी जानवर को नहीं मारना पड़ता है क्योंकि उसका स्किन पे जो बाल उगे होते हैं उसको सिर्फ उसके क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है, बाकी देखेंगे रेशम की साड़ी बनाने के लिए रेशम को जो कोकून होता है ना, पीपा, कैटरपिलर जो कह रहे हैं, उसे मारा जाता है ना। और चमड़े की जैकेट के लिए देखेंगे जानवरों को यहाँ पे मारा जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं अब। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? तसर रेशम, मोथ रेशम, मूंगा रेशम। तो ध्यान रखिएगा मोथ रेशम ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, मोथ रेशम। तसर रेशम है, मूंगा रेशम है, मोथ रेशम नहीं होता है। अगला सवाल है यहाँ पे रेशम कीट की का जीवन चक्र है। रेशम कीट का जीवन चक्र बताना है, कैसे बनता है? अंडा, फिर कैटरपिलर, फिर पीपा, फिर वयस्क, या फिर अंडा टेडपोल वयस्क, या फिर अंडा लार्वा फिर वयस्क। एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा रेशम कीट बनने का जो जीवन चक्र होता है, पहले अंडा बनता है, फिर कैटरपिलर तैयार होता है, उसके बाद फिर उसमें पीपा तैयार होता है, उसके बाद वयस्क बनता है। ठीक है, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अंडा देखने को मिलेगा और यहाँ से फिर इस लार्वा को कहा जाता है। ठीक है, जो कैटरपिलर है, और फिर इस क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, इसको बंद करने के लिए इस तरह का ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये पीपा से जो है ये है ना, इसके अंदर खुद को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। इसके बाद फिर ये तैयार होकर के ये एडल्ट मॉथ बनता है। ठीक है, तो जो कोकून बनता है, कोकून है ना, तो इसको इसका जो कवर है, जो वाइट कलर का जो कवर दिख रहा है, ये कोकून है, इसके अंदर पीपा रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये देखेंगे चक्र कैसा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे अंडा। ठीक है, इस बार फिर कैटरपिलर, ये कैटरपिलर और फिर ये पीपा, और फिर पीपा के बाद ये एडल्ट मॉथ यानी कि वयस्क। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है रेशमी धागा किससे प्राप्त किया जाता है? कैटरपिलर से, कोकून से, पीपा से, या फिर इससे अधिक होगा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोकून से, है ना। ये वाला जो कोकून हम बता रहे हैं व्हाइट कलर का जो होता है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इसे कोकून कहा जाता है। इसके अंदर जो रहता है जो ये कीड़ा, उसे पीपा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है रेशम कीट। सवाल है रेशम कीट निम्न में से किससे बने रेशों का स्राव करता है? वसा, सेलुलोज या फिर प्रोटीन। अच्छा सवाल है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है रेशम कीट यहाँ पे सेलुलोज रेशों का स्राव करता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, माफ़ कीजिएगा सी होगा। प्रोटीन ध्यान रखिएगा, प्रोटीन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अमीबा के झूठे पैर
है ना। झूठे पैर मतलब कि सिर्फ वो पैर एक्चुअली में वो पैर नहीं है, लेकिन वो पैर की तरह निकालता है, का उपयोग किस में किया जाता है? केवल गति करने के लिए, केवल भोजन ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण करने और गति करने के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, अमीबा का जो झूठा पैर होता है, जो सिर्फ बनावटी जो पैर की तरह निकला होता है भाग, वो गति करने के लिए और भोजन ग्रहण करने के लिए दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे कुछ अमीबा जो होता है कुछ इस तरीके से, है ना। तो इस तरह से कुटपादों को क्या करता है, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कुटपाद को आगे इस तरह से निकाल लेता है, इस तरीके से। तो वो अच्छे से हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, बस आपको सिंपल समझना है। अमीबा को देखे होंगे तो कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरह से निकाल लेता है बाहर में, कुटपाद की तरह ही है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे कंस उसको अंदर कर लेता है, इसको फिर बंद कर लेता है, और फिर यहाँ पे एंजाइम छोड़ करके उसको क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित करके उसको अवशोषण कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि ये जो अमीबा का जो झूठा पैर होता है उसी को कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है वो कुटपाद भी कह सकते हैं उसे, तो वो उसका प्रयोग करता है भोजन ग्रहण करने के लिए और गति करने के लिए भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भोजन का जटिल घटक कौन सा है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि भोजन का जटिल घटक ये तीनों है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, अगला सवाल है, भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण, बहिर्गमन, स्वांगीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मधुमक्खियों द्वारा भोजन ग्रहण करने को क्या क्या तरीका है? अर्थात मधुमक्खी भोजन कैसे करते हैं? निगल करके, चूस करके, या छान करके? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूसना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, लार में मौजूद एंजाइम किसमें पदार्थों को बदलता है? सवाल है कि लार में जो मौजूद एंजाइम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लार में भी क्या होता है, एंजाइम होता है। और हम लोग क्लास 7 या 8 हम लोग पढ़े भी थे कि लार में जो एंजाइम मौजूद होता है उससे हम लोग कैसे प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं, एक्टिविटी करके हम लोग वहाँ पे पढ़ना भी था, है ना। तो वहाँ पर लोग देखे थे कि एक जो चावल लिए थे, एक चबा करके और एक बिना चबाए हुए हम लोग अल्कोहल में डाल रहे थे। तो वहाँ पर कलर देख रहे थे कि कलर डिस्कलर हो रहा था, है ना। तो याद होगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि आपसे कि लार में जो मौजूदा एंजाइम होता है वो पदार्थों किस में बदलता है? स्टार्च को सरल शर्करा में, या फिर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, या फिर जटिल शर्करा को सरल शर्करा में, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, लार में मौजूद एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को सरल शर्करा में बदलता है। ठीक है, स्टार्च जो होता है उसको सरल शर्करा में बदलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पाचन से संबंधित अंग और संबंधित ग्रंथियां एक साथ किसका निर्माण करती हैं? बताना है, पाचन से संबंधित अंग और संबंधित ग्रंथियां एक साथ किसका निर्माण करती हैं? पाचन तंत्र, अन्न प्रणाली, आहार नली, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका पाचन तंत्र। ठीक है, जो कि मुख से लेकर के वायु गुदा तक पहुंच जाता है, जो कि पूरा नली है बना हुआ, उसे कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पाचन से संबंधित अंग और संबंधित ग्रंथि जो भी होते हैं उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अगला सवाल है, पहले सेट के दांत निम्न में से किसके बीच गिरते हैं? पहले सेट का जो दांत होता है, जिसे दूध का दांत भी कहते हैं या फिर अस्थायी दांत भी कहते हैं, वो जो दांत होता है वो किस ईयर जो होता है, उम्र होता है, उसके बीच में गिरते हैं? 10 से 20 साल, 6 से 8 साल, 9 से 11 साल, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, ये दांत 6 से 8 के बीच में गिर जाते हैं। ठीक है, 6 से 8 साल होते होते ये दांत गिर जाते हैं, जो पहले सेट के दांत होते हैं, जो कि अस्थायी दांत कहते हैं या दूध का दांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।